Hello bachcho, let's see this question. This question says which of following are applicable for a thermochemical equations? It tells A about the physical state of reactant and product, B about the allotropic form of if any of the reactant, and the C the reaction is exothermic or endothermic, and D whether a particular reaction is spontaneous or not. Key concept for this question is thermochemical equations. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ में रिएक्शन के दौरान होने वाले एनर्जी चेंजेस एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन. thermochemical equation, and the thermochemical equation is a balanced stoichiometric equation. A balanced stoichiometric equation. Stoichiometric chemical equation. Chemical equation which include enthalpy change. Which include enthalpy change by डेल्टा H. एंथैल्पी चेंज को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हुए उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. तो जब बैलेंस किया जाता है तो उन सिंबल्स के बिफोर कुछ कोफिशिएंट यूज किए जाते हैं जिन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं. इसके अलावा किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, इन नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो यहाँ पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को इस तरह से राइट सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. और यहाँ फॉर्म होता है वाटर. अगर उस कंडीशन में वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ए इज करेक्ट. एंड बी एलोट्रोपिक फॉर्म. अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट की दो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जिसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, एक है ग्रेफाइट और दूसरी है डायमंड. सो ग्रेफाइट जब डायमंड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और ये इस तरह से यहाँ डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ एक ही एलिमेंट की तो एलोट्रोपिक फॉर्म को इस तरह से हम राइट सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं. और साथ ही किसी तरह का अगर एनर्जी चेंज होता है तो उसे भी हम डेल्टा H वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो इसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी निकलती है तो यहाँ डेल्टा H को राइट साइड प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है. एंड द सी वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. डेल्टा H की पोजीशन हमें रिएक्शन के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होने को एक्सप्रेस करती है. अगर डेल्टा H को हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं, रिएक्टेंट प्लस डेल्टा H एंड प्रोडक्ट, तो इसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन. और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ अगर हीट निकले तो इसे कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस तरह से हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सी ऑल्सो करेक्ट. एंड इन डी वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको डेल्टा G वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. और किसी भी केमिकल इक्वेशन में डेल्टा G को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. डेल्टा G इज नॉट included in a chemical
representation in a chemical reaction. So this is not expressed by a chemical equation that a reaction is spontaneous or non spontaneous. So answer of this question are A, B and C. Hope you understood well. Best of luck.